हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो देखिए, जो मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब हमें कोई भी सामान अगर ख़रीदना होता है तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है? मीडियम है एक्सचेंज करने का, मतलब बदलने का चीज़ों को। मनी का जो है वो यूज़ वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। आप अपने आसपास देखिए और आप समझ जाएंगे कि कितने सारे जो ट्रांजैक्शन हैं, मतलब जो काम किया जाता है वो पैसों से किया जाता है। फिर इसमें बोलते हैं कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें जो ट्रांजैक्शन हैं, गुड्स हैं, वो मतलब गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान खरीदा गया है, बेचा गया है विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब मनी का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो हम मतलब यूज़ करते हैं मनी का। मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र तो मनी का नहीं होता है। मतलब जैसे कि उधार लेना, मतलब अभी सामान ले लिया है और हम मतलब प्रॉमिस कर देते हैं कि बाद में पैसे को हम लोग चुका देंगे। मगर आप कभी कभी शायद ये सोचते हो कि जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो मतलब मनी से ही क्यों किया जाता है। तो क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि इससे ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। क्योंकि देखिए, एक पर्सन जिसके पास पैसे हैं वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कोई भी सामान खरीद सकता है, कमोडिटी या फिर कोई भी सर्विस। कोई सामान या फिर सर्विस का मतलब होता है जैसे कि टीचिंग की सर्विस है ना, या फिर हॉस्पिटल में जा कर के दवाई खरीदना। तो कोई भी सर्विस या कोई भी सामान इजीली वो पैसे की मदद से खरीद सकता है। इसलिए हर कोई जो है प्रेफर करता है पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट। तो मतलब हर कोई प्रेफर करता है कि वो पैसे में मतलब कोई चीज़ खरीदे बेचे और फिर उन्हीं पैसों से उन्हें जो दूसरी चीज़ कोई खरीदनी है। सपोज़ करिए कि आपको एक नोटबुक खरीदनी थी, आपने दुकान पे गए और वो जो है नोटबुक वो आपने दुकान से खरीद ली। फिर दुकानदार को आप पैसे दे के आ गए। अब दुकानदार के पास पैसे आ गए, अब मान लीजिए उसको सब्जी खरीदनी हो तो वो उन पैसों से सब्जी खरीद सकता है। तो इसलिए हम लोग पैसे का यूज़ करते हैं क्योंकि हम पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि अब जैसे इसमें शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया गया है, उसको क्या करने हैं? सेल करने हैं, बेचने हैं जो है शूज़ बाज़ार में जा कर के, और उसको ख़रीदना है आटा। मतलब चाप वो खरीदने हैं, गेहूँ खरीदने हैं, व्हीट खरीदना है। तो जो शू मैन्युफैक्चरर है वो पहले क्या जाएगा, एक्सचेंज करेगा शूज़ से, शूज़ को मतलब पैसे दे करके, और उसको पैसे मिल जाएंगे। शूज़ बेचेगा, पैसे मिल जाएंगे और उससे वो वीट खरीद लेगा। मगर आप सोचिए अगर ऐसा होता कि पैसे ना होते और जो जिसको जूते बेचने हैं उसे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता जिसको जो है गेहूं खरीदने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इस वाली कंडीशन में हम लोगों को ऐसा कोई इंसान ढूंढना पड़ता जिसको वही चीज़ चाहिए जो हमें बेचनी हो और उसे वो चीज़ चाहिए जो हम बेच रहे हैं। तो इस वाली चीज़ को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब दोनों पार्टीज जो हैं वो इस बात पर अग्री कर जाएं, मान जाएं कि हाँ भाई, जो आप लोगों के पास कमोडिटीज़ हैं वो हम बेचने के लिए और हम खरीदने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब अगर हम पैसे का यूज़ ना करें तो फिर अगर हमें वीट खरीदना है तो हमें पहले ऐसे इंसान के पास जाना होगा भाई जिसे जूते बेच मतलब जिसे जूते चाहिए हो, और हमें बदले में उससे हम गेहूं ले लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ हो पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हर इकोनॉमी में एक करेंसी अप्लाई कर दी जाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हटाने के लिए। इस सिस्टम को हम एक तो कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें जिस पर्सन को जो चीज़ बेचनी हो वो दूसरे को एग्जैक्टली वही चीज़ खरीदनी हो। ये सिस्टम बार्टर सिस्टम भी हो कहते हैं इस सिस्टम को। तो क्या होता है बार्टर सिस्टम में? ये देखिए, इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मतलब सामान ही एक्सचेंज किया जाता है, पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मगर क्या एक इकोनॉमी में इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं? इतना बड़ा हमारा देश है, हमारे देश में क्या हम लोग जूते लेकर के घूमते रहेंगे कि भाई किसी गेहूँ, कोई हमें गेहूँ बेचना चाहता है क्या इन मतलब जूतों के बदले में? और फिर बात आ जाएगी कि भाई किसकी कीमत ज़्यादा। अब जूते तो भाई महंगे होते हैं गेहूं से, तो वो कहेगा कि वो कहेगा मुझे तो दोनों जूते चाहिए, मतलब दोनों पैरों के लिए, और मैं तुझे
एक पेयर ऑफ शूज़ के बदले में 1 किलो गेहूँ दूंगा। तो भाई ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगी ना कि किस तरीके से चीज़ों का जो है पैसे, उसके मूल्य, उसकी कीमत लगाई जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, एक करेंसी को इशू करती है। तो इकोनॉमी में हम लोग मनी का यूज़ करते हैं। मनी बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप होता है एलिमिनेट करने के लिए नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि आपने गेहूँ खरीदे थे तो जूते आप किसी और को भेजिए जिसको जूते की ज़रूरत है, आप उससे मनी ले लीजिए, पैसा ले लीजिए और गेहूँ की दुकान पर जाकर पैसे देकर तो गेहूँ खरीद लीजिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो ये सरदर्दी है कि भाई उसी इंसान को ढूंढो, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब मतलब आगे पूरा का पूरा यही एग्जाम्पल देके हम लोगों को समझाया जाता है। अब देखिए इसमें तो फिर क्या है कि मनी जो है वो एक्ट करती है इंटरमीडिएट की तरह इन एक्सचेंज प्रोसेस। तो इसलिए हम इसको मनी को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की को भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए हमने क्या एक्सचेंज की, जूते बेचे और मनी उससे ले ली, तो एक्सचेंज हुई ना दो चीज़ें, एक के पास जूते गए, एक के पास पैसे आए। तो क्या होता है इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके क्या काम कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मनी, पैसा जो है ना वो एक्ट कर रहा है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। अब देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी की जो मॉडर्न फॉर्म है वो हम किस तरीके से उसको लेते हैं। अब देखिए मनी एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी व्यापार में। पहले क्या होता था, ज़्यादातर सिक्के चला करते थे, कॉइन्स, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाए जाते थे। जैसे कि अर्लियर एजेस में, पुराने ज़माने में क्या है, अगर हम लोग इंडियंस की बात करें अपने देश में, तो ग्रेन्स मतलब जो गेहूँ चावल है, कैटल हैं मतलब गाय भैंस है, इनको पैसे के तौर पर लिया जाता था। फिर उसके बाद यूज़ स्टार्ट हुआ मेटल के कॉइन्स का, जिसमें गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, इन सब का इस्तेमाल होने लगा। और काफ़ी लगभग आज से 100 साल पहले तक भी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, यही वाले कॉइन जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो ये फॉर्म ऑफ मनी थे। अब क्या आया, करेंसी आई। मॉडर्न फॉर्म जो है मनी की, जिसमें पैसे की जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें क्या क्या आता है, पेपर के नोट, कागज़ के नोट आते हैं, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 2000 रुपये का, और सिक्के आते हैं 1, 2, 5, 10, सरकार कितना भी निकाल सकती है वो। तो पेपर नोट्स और कॉइन्स पहले की तरह जो है, अब मॉडर्न करेंसी प्रेशियस मेटल मतलब कीमती जो मेटल होती है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब चीज़ों की नहीं बनी होती है। पहले क्या होता था, जो करेंसी होती थी उसकी उतनी ही वैल्यू होती थी, जैसे कि एक सिक्का है सोने का तो उसकी उतनी ही कीमत है, अपने अंदर भी उसकी, अपने आप में भी उसकी कीमत है और उसको देने पर भी। अब क्या है, आपके जो सिक्के हैं, 2000 का नोट है, 2000 के नोट की कीमत है सरकार की वजह से, कि सरकार ने आपको वादा किया है कि वो 2000 रुपये से आप 2000 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। अगर सरकार कह दे, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उसने, सरकार ने अपना उस पे से जो मत है ना वो वापस ले लिया था। मतलब आप फिर दुकान पे जा रहे थे तो वही जो 500 का नोट आज 2 दिन पहले, 8 नवंबर 2016 है ना, इसी दिन हुआ था ना। तो इस दिन से 2 दिन पहले तो 500 का नोट बाज़ार में चल रहा था, 2 दिन बाद सरकार ने कहा नहीं चलाएगा, बैंक में जाओ वापस करो। तो ये होता है करेंसी। करेंसी में क्या होता है, सरकार जो है वो करेंसी को लीगलाइज करती है कि भाई ये लीगल फॉर्म ऑफ मनी है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जब सरकार ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम लोग तो इसको ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, तो भाई उस कीमत, उस वो ना एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गया, कोई वैल्यू नहीं रही उसकी, उस 500 के नोट की। तो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट ने कहा हम ऑथराइज नहीं करेंगे तो उस कागज़ की कोई कीमत नहीं रही। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमारे देश की जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट्स जो है वो इशू करती है, छापती है। कौन छापता है नोट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो छापती है करेंसी के नोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ जो आरबीआई है वो हमारे देश के जो नोट हैं, सिक्के हैं, वो छापती है, बनाती है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कोई भी और इंसान या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकता है। कौन इशू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही
करेंसी को इशू कर सकती है। और मोरओवर क्या है, ओके, जो लॉ है वो लीगलाइज करता है यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। मतलब हमारे देश में अगर आप दुकानदार के पास जाएं और कहें कि आप मुझे 10 रुपये की मैगी दे दीजिए, है ना, तो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, तो भाई उस पर केस कर सकते हैं आप। तो आप, गवर्नमेंट ने कहा है कि पैसे के बदले में आपको सामान मिलेगा उतनी कीमत का, तो वो मिलेगा। अगर वो नोट असली है, तो नकली हो गया तो भाई नहीं लिया जाएगा, चूरन वाला नोट। तो इसमें यही है कि गवर्नमेंट जो है लीगलाइज करती है यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। जितनी भी ट्रांजैक्शन इंडिया में की जाती हैं वो लीगल हैं, और कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में लीगली, कानूनी तौर पर पेमेंट रुपयों में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए जो रुपये हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारे देश में। अब आते हैं डिपॉजिट्स इन बैंक। अदर फॉर्म ऑफ मनी जो लोगों के पास होती है वो होती है बैंक्स के डिपॉजिट्स के रूप में। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को जितना वो कमाते हैं डे टू डे नीड्स के लिए, सारे के सारे पैसों की जनरली ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई वर्कर है, वो हर मंथ उसको सैलरी मिलती है, तो कैश वो रखते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। बट जो एक्स्ट्रा कैश है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, जिनकी उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है, तो उस कैश को वो लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें एक इंटरेस्ट भी पे करती है उस पैसे पर जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लोगों के पास ये प्रोविज़न होता है, ये हक होता है कि वो अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं जब भी उन्हें, मतलब निकाल सकते हैं। विड्रॉ करने का मतलब होता है पैसे को निकाल सकते हैं बैंक में से जब भी उन्हें उस पैसों की ज़रूरत होगी। और सिंस जो है डिपॉजिट होते हैं बैंक अकाउंट में, और वो कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं ऑन डिमांड। मतलब जब आपको डिमांड की है आपने, जब आपको ज़रूरत है उस पैसे की, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हुए, देखिए जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया हुआ है आप उसे डिमांड करके बैंक में जा कर के निकलवा सकते हैं। इसलिए जो कैश बैंक में जमा होता है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट की एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, विच लेंड्स इट असेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। जैसे कि आपने सुना होगा चेक्स के बारे में, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आप किसी को चेक काट करके दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। आप उसको नोट के फॉर्म में, सिक्कों के फॉर्म में पेमेंट ना करके आप उसे चेक के फॉर्म में भी पेमेंट कर सकते हैं। पेयर जो है, जैसे कि आप जो पे कर रहे हैं जिसे, उसका आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में अगर आपको किसी को चेक देना है। और चेक क्या होता है, चेक एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, जो बैंक को कहता है कि भाई ये स्पेसिफिक अमाउंट है, इतने पैसे आपको इस पर्सन को देने हैं जिसका नाम जो है वो चेक पे लिखा हुआ हो। ये देखिए हमें चेक एक बना के दिखाया हुआ है, ये देखिए पे का मतलब होता है जिसे पैसे देने हैं। तो प्रेम कुमार सपोज करिए, ऊपर डेट होती है, कितने पैसे देने हैं, तो इसमें 57,000 हैं, तो इतने पैसे देने हैं। आपका अकाउंट नंबर भी लिखा होगा आपके चेक पे, और ये देखिए जिसमें डबल कॉलन में है ना, ये चेक नंबर है। और कोडिंग जो बैंक के द्वारा यूज़ की जाती है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो ये चेक होता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना जो है आप चेक काट के दे सकते हैं, और आपको, मतलब जिसको भी आपको पेमेंट करनी है आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिमांड डिपॉजिट का एक और फॉर्म है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप चेक काट के किसी को भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो कितना ज़्यादा असेंशियल फीचर है मनी का। मतलब पैसे, एक तो करेंसी जो नोट होते हैं हमारे पास, सिक्के होते हैं, और एक हमारे पैसे जो बैंक में जमा किए हुए होते हैं वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और ये काफ़ी असेंशियल फीचर है पैसे का। फैसिलिटी जो हमें चेक प्रोवाइड करता है डिमांड डिपॉजिट में, वो पॉसिबल हो पाता है डायरेक्टली हम लोग पेमेंट कर सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ कैश। हमने कैश तो यूज़ नहीं किया, चेक काट के दे दिया, और वो बिल्कुल पैसे का ही काम करता है, प्रोवाइडेड आपके बैंक में पैसे हो, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा, केस हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना कभी भी ऐसा। तो डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। काफ़ी ज़्यादा लोग इनको सही मानते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। Along with currency, they constitute money in
मॉडर्न इकोनॉमी। तो कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। मनी क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मनी। तो कैश जो हमारे हाथ में होता है, जो नोट या सिक्के होते हैं जो हमारे पास होते हैं, वो होता है कैश। जो हमारा पैसा बैंक में जमा हुआ होता है वो होता है डिमांड डिपॉजिट, और उसके ही थ्रू हम लोग चेक काट के किसी को दे सकते हैं। अब आपने देखा होगा मतलब बैंक्स जो काम करते हैं, मगर जो बैंक हैं वो अगर कोई भी डिमांड डिपॉजिट ना हो, कोई भी पेमेंट ना हो, तो जो चेक है, तो देखिए इसमें क्या है। तो बैंक्स क्या होते हैं, देखिए जो ये बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं और पैसा निकलवाते हैं, और ये जो आप चेक काट के देते हैं, ये सारा का सारा काम कौन कौन करता है, बैंक करता है। तो जो मॉडर्न मनी का जो सिस्टम है उसमें जो बैंक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखिए यहाँ पे एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सारे हैं, ये सब कौन इशू करता है, ये सब इशू करते हैं हमारे बैंक्स। अब लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, जो बैंक्स हैं वो लोन किस तरीके से देते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि बैंक में डिमांड डिपॉजिट होते हैं, तो हम लोगों ने जो पैसा जमा किया है वो बैंक हमें कभी भी जब हम जाएंगे तो हम लोग डिमांड करेंगे बैंक से और हम लोग पैसा अपना निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, बैंक का एक और काम होता है जिससे बैंक खुद पैसा कमाता है। हमें इंटरेस्ट कैसे देता है बैंक हमारे पैसे पे, क्योंकि वो लोन दे करके पैसा कमाता भी है। बैंक जो है अपना एक छोटा प्रपोर्शन जो है पैसे का, वो डिपॉजिट की फॉर्म में रखते, मतलब कैश के फॉर्म में रखते हैं बैंक में ही। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो बैंक्स इन इंडिया, अब क्या होता है 15% ऑफ देयर कैशेस डिपॉजिट उनको रखना होता है। जैसे टोटल डिपॉजिट सपोज करिए 100 रुपये का है पूरे बैंक में, उसमें 15 रुपये इन लोगों को कैश में रखने होते हैं, ताकि भाई कोई भी पैसे निकालने आए तो उनको दे सकें। ये प्रोविज़न जो है डिपॉजिटर्स के लिए किया जाता है जिनको विड्रॉ करनी हो अपनी मनी किसी भी पर्टिकुलर डे पे। तो सिंस ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ, तो एक पर्टिकुलर डे पे देखिए क्या होता है कि कुछ ही लोग जो है वो पैसा, कुछ लोग पैसा डिपॉजिट करने आएंगे, पैसा डालने आएंगे बैंक में, कुछ लोग बैंक से पैसा निकालने आएंगे। तो बैंक जो है वो इस तरीके से अपनी वर्किंग को मैनेज कर लेता है। बैंक जो मेजर पोर्शन है अपने डिपॉजिट का वो एक्सटेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है लोन की। बहुत जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने के लिए भी होती है, छोटे किसानों को भी होती है अपनी फसल को सही तरीके से अच्छी तरीके से लगाने के लिए। तो मतलब लोन की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में देश में लोगों को होती ही है। तो बैंक जो है वो मीडिएट का काम करते हैं सरप्लस फंडर और जिनको ज़रूरत होती है बोरोवर। देखिए सरप्लस फंडर कौन होते हैं, डिपॉजिटर, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो वो कौन हो गए सरप्लस, जिनके पास ज़्यादा है, फंड मतलब पैसा, जिनके पास ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा पैसा है जो बैंक में रखना चाहते हैं, वो हो गए बैंक के लिए डिपॉजिटर। और जिनको पैसे की ज़रूरत है, फंड्स के लिए पैसे की ज़रूरत है, उनको क्या कहेंगे हम, बोरोवर, जो उधार लेते हैं। तो जो है बैंक चार्ज करते हैं काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने लोन्स पर, जो वो लोन्स देते हैं, और जो डिपॉजिट होते हैं उस पर लो इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज किया जाता है। और यही जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो जो ये लोग लोन देते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसका इंटरेस्ट रेट होगा, मान लीजिए जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सपोज़ करिए 15% का होगा, सपोज़ करिए, मतलब इतना ज़्यादा हो भी जाता है वैसे तो 15 होगा, और डिपॉजिटर्स को ये लोग देंगे सपोज़ करिए कि 2%, तो 15 - 2 कितना हो गया, 13 हो गया। तो जो 13% है ये बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से जो है बैंक वो काम करते हैं, और जो बोरोवर्स हैं उधार लेने वाले वो उधार लेते हैं, जो डिपॉजिट करने वाले हैं वो पैसा ही जो है बैंक के पास आता है, वही पैसा उधार दिया जाता है। 15% जो है वो बैंक को कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है अपने पास एक पर्टिकुलर टाइम पे। बाकी सारे मतलब आपकी क्लास का नहीं है, वो आगे इकोनॉमिक्स में 11वीं-12वीं क्लास में कि जो बाकी 85% है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गोल्ड की फॉर्म में, बाकी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रखा जाता है, ये सब है। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि 15% जो कैश का डिपॉजिट है, जितना भी बैंक के पास पैसा है उसमें से 15% कैश के तरह रखना पड़ता है। बैंक के पास डेली पैसा आता जाता रहता है, जो डिपॉजिटर है वो पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जिनको पैसे अपने निकालने होते हैं वो डेली विड्रॉ भी करते रहते हैं। अब आता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन।
तो देखिए इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, डेली के डेली एक्टिविटीज़ जो हैं क्रेडिट की होती हैं। मतलब क्रेडिट का मतलब होता है इसमें पैसे की ज़रूरत होती है हमारे देश में, या फिर लोन की, आप इसमें लोन लेके चलिए। क्रेडिट होता है उधारी करना, लोन लेना। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट होता है कि आपने आज पैसा दे दिया किसी को और वो आपको फ्यूचर में वापस कर देगा वो पेमेंट, तो वो होता है क्रेडिट। अब देखिए किस तरीके की सिचुएशन है, हमें सिचुएशन बताई हुई है। फेस्टिव सीज़न है, मतलब त्योहारों का सीज़न है। तो फेस्टिवल सीज़न में 2 मंथ के अभी से जो एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उसने रिसीव किया है काफ़ी बड़ा मतलब ऑर्डर की 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं एक मंथ में। उसको कंप्लीट करने के लिए सलीम ने हायर किए हैं कुछ और वर्कर जो जूतों को सिलेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसके लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए सलीम ने जो है वो लोन लिया है 2 सोर्सेज से। एक तो है कि वो जो लेदर सप्लायर है उसने लेदर सप्लाई कर दी है अभी, और वो पैसा जो है मतलब सलीम उसको बाद में दे देगा। सेकंड, उसने जो लोन लिया है वो कैश की फॉर्म में लिया है एक लार्ज ट्रेडर से, और एडवांस पेमेंट उससे ले ली है 100 पेयर्स के लिए। 3,000 बनाने थे तो 1000 पेयर्स के लिए उसने एडवांस पेमेंट जो है ले ली है। और एंड ऑफ द मंथ सलीम जो है वो डिलीवर भी कर देगा और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेगा, और जो उसने पैसा उधार लिया था वो भी वापस कर देगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक सलीम की सिचुएशन है कि उसने ऑर्डर लिया बड़ा, और पहले उसके पास फिर पैसे की कमी पड़ जाती है इतने बड़े ऑर्डर में, तो उधार ले लिया, और जब ऑर्डर मतलब बना के दे दिए जूते, पैसे वापस मिल गए, मतलब अपनी उसको पेमेंट मिल गई तो उसने पैसे दे दिए। तो जो क्रेडिट है मतलब जो उधार वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है इस वाली सिचुएशन में। अब एक सपना की प्रॉब्लम है। सपना एक छोटी फार्मर है जो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली की खेती करती है। उनका 3 एकड़ का जो है वो लैंड है। वो लोन लेती हैं गांव के मनी लेंडर से अपने जो कल्टीवेशन जो वो फसल को उगा रही हैं उसके लिए, इस होप में कि उसकी फसल अच्छी होगी और वो लोन जो है उधार जो लिया है वो वापस कर देंगी। मिडवे में क्या होता है, जो सीज़न में क्या होता है, क्रॉप की फेलियर हो जाती है क्योंकि पेस्ट जो है कीड़ा लग जाता है क्रॉप पर, उसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाती है। अब सपना ने तो एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स खरीदे थे जिसकी उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो मनी लेंडर के पैसे नहीं दे पाएगी और उसका जो उधार है वो बढ़ता ही जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसको फिर से लोन लेना पड़ेगा दोबारा से फसल उगाने के लिए, बट अर्निंग जो है वो मतलब कवर नहीं कर पाएंगी इस बार की भी जो पुराना लोन लिया था। अब क्या है, वो उधारी के जाल में फंस चुकी हैं, तो उसको अपना एक पार्ट ऑफ लैंड बेचना पड़ेगा अपना उधार चुकाने के लिए। तो ये मतलब उधारी की अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो हमें बताई गई हैं कि किस किस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो आके पड़ जाती हैं सामने उधार लेने की वजह से। तो कहीं पर तो हमें अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और कहीं पर जो है लोन की वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई है। अब रूरल एरियाज़ में जो मेन डिमांड होती है पैसों के लिए या फिर उधारी के लिए वो होती है क्रॉप को उगाने के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब इक्विपमेंट जो होते हैं उनको रिपेयर करवाना, इन सब चीज़ों के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, क्रॉप जो है फेल हो जाती है, फार्मर जो है वो पैसे नहीं लौटा पाते और इस वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे हम लोगों ने सपना का केस देखा, उसकी कंडीशन उधार लेने की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो क्रेडिट जो था उधारी थी इस केस में, जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन गई। तो अब इसका जो चैप्टर का आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आगे वाला पार्ट नेक्स्ट में देखते हैं।